हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास कंसाइनमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आज हम अपने पास आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक ध्यान से याद करो। हमने अपने पास कर लिया था नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं अपने पास एबनॉर्मल लॉस वाला ट्रीटमेंट वगैरह। तो एबनॉर्मल लॉस के लिए पहले हम थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसके बाद इस पर सवाल वगैरह शुरू करेंगे। तो मैंने बोर्ड एकदम क्लीन कर दिया है, तो सब लोग अपने पास हेडिंग डालो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस लिखना शुरू करोगे इसके अंदर। इट इज अ टाइप ऑफ लॉस, इट इज a type of loss which is not natural, which is not natural and avoidable, and avoidable, full stop. It may not, it may arise, it may arise due to theft, due to theft, comma fire, comma flood, etc. Full stop. It is calculated in the same manner, it is calculated in the same manner as closing stock, as closing stock. Full stop. Abnormal loss can arise, abnormal loss can arise under two circumstances, under two circumstances. अब नीचे बनाओ पॉइंट नंबर ए, abnormal loss during transit, abnormal loss during transit. अब अंडरलाइन कर लो, नीचे लिखना शुरू करो इसका फॉर्मूला। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड सेंट प्लस proportionate expenses of consignor. Point number B, abnormal loss at the go down of the consignee. लिखो proportionate cost price of goods sent plus proportionate expenses of consignor plus proportionate direct expenses of consignee.
तो यहाँ से आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। कर लिया कॉपी? तो एबनॉर्मल लॉस एक होता है हमारा ड्यूरिंग ट्रांजिट और होता है एट द गो डाउन द कंसाइनी। चलो जी, इसको समझना शुरू करते हैं। तो इमेजिन करो कि ये हो तुम और ये है तुम्हारा कंसाइनी, ठीक है। तुमने कंसाइनी को सामान भिजवाया, मान लेते हैं उस सामान की कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, ठीक है। और उसको भिजवाने में तुमने खर्चा किया, कौन? तुम, कंसाइनर, तुमने खर्चा किया मान लो 10,000 रुपीज़, ठीक है। और ये सामान जा रहा था ट्रेन से, ये रही देखो ट्रेन हमारी, ठीक है। और हुआ क्या, रास्ते में जब ये सामान जा रहा था इसमें ये ट्रेन पलट गई। तुम्हें तो सुना होगा इंडिया में ट्रेन पटरी पे से उतर जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं और बेचारी गिर जाती हैं। तो ऐसे ही बेचारी ट्रेन तुम्हारी जिसमें सामान जा रहा था वो ट्रेन आपस में टकराई और ट्रेन पलट गई और तुम्हारा सामान गिर गया। अब जब गिरा तो तुम पहुँचे वहाँ पे भागे भागे, मेरा सामान हाय हाय करते हुए। वहाँ पहुँचे तो क्या पता चला कि तुम्हारे इस सामान में से 40% सामान नुकसान हो चुका है। या तो चोरी हो गया थोड़ा बहुत, क्योंकि पटरी पे सामान गिरा तो लोग आजू बाजू वाले गांव वाले आ जाते हैं, कुछ सामान वो लेके भाग गए, कुछ सामान वैसे ही टकराने से टूट गया, खराब हो गया, ले दे के अब सिर्फ 60% माल ही बचा है, ठीक है। तो तुम्हारा लॉस हुआ। बताओगे मुझे टोटल लॉस तुम्हारा कितना हुआ है? लॉस टोटल में कितना हुआ है? %40 तुम्हारा नुकसान हो गया है। तुम्हारा टोटल नुकसान कितना हुआ? 44,000। कैसे निकाला? 1,00,000 तो ये खर्चा किया था सामान और 10,000 भिजवाना खर्चा, तो टोटल खर्चा तुमने 1,10,000 किया, उसका अब 40% बेकार हो गया, 60% किसी काम करा। तो तुमने क्या किया? 1,00,000 का 40% निकाला प्लस 10,000 का 40% निकाला। तो ये 1,00,000 का 40% क्या है? जो कॉस्ट प्राइस है, और ये जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने करे, करेक्ट। तो ये जो नुकसान होता है इस नुकसान को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है जब रास्ते में होता है सामान, ठीक है। तो जब रास्ते में होता है तो तुमने देखो टोटल खर्चे सिर्फ यही बताए, तुमने कंसाइनी के खर्चे कोई ऐड नहीं करे। तुम एक बार को ये कह सकते हो कि सर कंसाइनी खर्चे आपने दिए नहीं थे, नहीं तो हम वो भी डाल देते। कैसा करते तुम? कंसाइनी के खर्चे क्या इस ट्रांजिट वाले खर्चे में डालने चाहिए लॉस की कैलकुलेशन में? नहीं, क्योंकि कंसाइनी ने खर्चा किया ही नहीं अभी तो सामान पहुंचेगा उसके बाद कंसाइनर पे खर्चा करेगा। अभी तो जो कोई खर्चा ही किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ तुमने खर्चे कर रखे हैं। तो अगर एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट निकालना है, ट्रांजिट मतलब रास्ते में, तो हम क्या लेंगे? एक तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट और दूसरा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। यही बात हमने यहाँ पे ऊपर लिखी है और इसकी कैलकुलेशन वैसी सी है जैसी क्लोज स्टॉक के अंदर हम करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये जो लॉस है ये कंसाइनी के गोडाउन पे होता, मान लो गोडाउन पे पहुंच चुका है और गोडाउन पे पहुंचने के बाद तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो सोचो, मान लो तुमने खर्चा किया था 10,000 रुपये, कंसाइनी ने इनके ऊपर क्लियरेंस चार्जेस पे कर दिए थे मान लो 5,000 रुपये, ठीक है। फिर तुम्हारा माल उसके गोदाम पहुंच गया, ठीक है। गोदाम पहुंच के शोरूम जा रहा था, सामान गोदाम से शोरूम तक जा रहा था ट्रक में, वो ट्रक पलट गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे तुम्हारा 40% सामान लॉस हो गया। तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ?
1,15,000 जो ये खर्चा हुआ इसका 40% निकालोगे तुम। गोडाउन पे भी उसने खर्चे किए हुए हैं, मान लो गोडाउन का रेंट पे किया हुआ है 15,000 रुपये, ठीक है। एक कोई सेल्समैन रखा हुआ है, उसकी सैलरी पे करता है वो 15,000 रुपये। तो क्या ये जो सैलरी पे कर रहा है इसको हम नुकसान में ऐड करें? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब काम होता था जैसे क्लोज स्टॉक में वैसे निकालोगे, यानी कि 1,10,000 और 5,000, 1,15,000 रुपये का सीधा सीधा 40% निकाल दोगे, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर गोडाउन पे हो रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे निकलेगा जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्लोज स्टॉक निकलता था, प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। तो अब जैसे इसके में देखो 1,15,000 है, तो तुम क्या करोगे, अलग अलग दिखाओगे। क्या ऐसे करोगे कि पहले दिखा दिया 1,00,000 का 40%, फिर 10,000 का 40%, और फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके हैं वो है 5,000, उसका भी 40%। तो 1,00,000 का 40% कितना हो गया, 40,000, 4,000 और 2,000, तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 46,000, ठीक है। अच्छा सर, हमने ना फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो कभी कभी क्लेम भी मिल जाता है, तो क्या यहाँ पे भी क्लेम मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर क्लेम मिलेगा तो सवाल में लिखा होगा, तो क्या करना, इस लॉस में से माइनस कर देना इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। मान लो तुम्हें 35,000 रुपये का क्लेम मिल गया, तो 35,000 इसमें से माइनस कर दोगे तो अभी भी कितना रह गया, 11,000 है जो तुम्हारा अभी भी रिकवर नहीं हुआ। ये क्या करोगे, इस लॉस को तुम ट्रांसफर कर दोगे टू P&L, ठीक है। 46 का टोटल लॉस, 35,000 रुपये उसमें से मिल गए, 11,000 का तुम्हारा फिर भी लॉस बन गया, वो ट्रांसफर करेंगे हम टू P&L। अब सोचो P&L में नुकसान किस साइड पे लिखा हुआ होना चाहिए, ये जो 11,000 है कहाँ लिखा होना चाहिए, डेबिट साइड पे, क्योंकि लॉसेज है। तो इसको हम अकाउंट्स पे कैसे दिखाएंगे एक बार समझो। जब हम बनाएंगे अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले तुम अपने पास डेबिट करोगे जैसे नॉर्मल करते हो, तुम क्या लिखते हो यहाँ पे, GSOC लिखते हो, कैश लिखते हो, कंसाइनी लिखते हो, करेक्ट। अब जब हमने माल भेजा था तो यहां लिखा, अब जब वो माल एक तरीके से नुकसान हो गया, तो अगर हम उसमें करते थे, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे, याद करो जब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे हम कि हमारा लॉस हो रहा है, तो इसके साथ हम देखो क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड P&L में तुम यहां लिखते थे परचेजेस, मान लो परचेजेस 2 लाख की हैं, इसमें से मान लो 15,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, तो क्या करते थे, इसमें से माइनस कर देते थे लॉस बाय फायर 15,000, और बाहर लिख देते थे 1,85,000, ठीक है। और फिर नीचे डाल देते थे P&L में, मान लो ये ट्रेडिंग एंड P&L ही है, तो फिर क्या करते थे, P&L में लाते थे, यहां लिखते थे लॉस बाय फायर 15,000, इसमें से अगर कोई क्लेम मिल जाता था तो क्लेम माइनस कर देते थे 10,000, और बाहर लिख देते थे 5,000, ऐसे करते थे। अब एक बात सोचो, मैंने लॉस बाय फायर यहां माइनस किया, इसको माइनस करने की जगह पे क्या कोई दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, क्या इसको उठा के मैं इधर लिख दूं, इसको अगर मैं उठा के इधर लिख दूं तब भी इफेक्ट तो सेम ही आएगा। मुझे बाहर 1,85,000 डालना है,
अभी भी देखो 1,85,000 का इफेक्ट आ रहा है, 2 लाख का एक्सपेंस 15,000 का इनकम बना गया तो ऑटोमेटिकली 1,85,000 का ही एक्सपेंस बुक हुआ। यही काम हम यहाँ करेंगे। हमने जीएसओसी यहाँ डाला, एक तरीके से परचेजेज ही है कंसाइनमेंट की। अब जब इसमें से लॉस हो रहा है तो क्या करोगे, लॉस इधर डाल दोगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते थे, लॉस बाय फायर यहाँ लिखते थे, फिर वो लॉस बाय फायर नीचे आता था और इसमें से क्लेम माइनस किया जाता था। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये लॉस बाय फायर मैं अंदर लिख दूं, ये जो क्लेम है ये क्लेम यहां माइनस कर दूं, कर सकता हूं, है कि नहीं। अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से 5,000 देना भेजना है, तो यहां से भी तो 5,000 भेज सकता हूं मैं, करेक्ट। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि हटाओ इसको, बाहर ही लिख दो 15,000, 10,000 और इसको ऐसे कर दो कि लॉस बाय फायर 5,000 हो रहा है और क्लेम 10,000 मिल रहा है। ऐसे भी कर सकता हूं, क्यों करेंगे, मैंने 2 लाख में से 15,000 इधर लिखना है ना, ये तो करते हैं ना, 2 लाख में से माइनस, या तो इसमें से माइनस कर दो 15, या इधर लिख दो 15 ही तो लिखा हुआ है मैंने, है? तो क्या हो गया, 15,000 लिखना है ना मुझे यहाँ, तो 15,000 मैंने 2 हिस्से में लिख दिया, कुछ क्लेम है और कुछ लॉस है, और वो जो लॉस है वो अल्टीमेटली लॉस में बाहर लिख दूंगा। ये लो 15,000 लिखना है ना मुझे टोटल, इन टोटल वो 15,000 मैंने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया कि लॉस 5,000 हो गया, 10,000 का क्लेम मिल गया, जो क्लेम मिल गया वो इनकम ही है। एक बात सोचो, ये माल जो हमने परचेज किया था अल्टीमेटली क्या करते, बेचते, बेच के पैसा आता, कहां लिखते, ट्रेडिंग की कहां लिखते, क्रेडिट साइड पे लिखते सेल्स के नाम से, क्योंकि हम कस्टमर को बेच रहे हैं। अब हमने कस्टमर को नहीं बेचा, हमने किसको बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया, है तो सेल ही एक तरीके से, तो मैंने सेल लिख दिया, यहाँ पे क्लेम भी लिख दिया, है एक तरीके से सेल ही, और 5,000 जो मेरा नुकसान है वो 5,000 मैंने यहाँ डाल के इधर डाल दिया, करेक्ट। अब यही काम मैं यहाँ करूँगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी कि कितने का नुकसान हुआ था, 46,000 का नुकसान हुआ था, जिसमें से 35,000 क्लेम मिल गया, 11,000 का वो हो गया जो लॉस है ट्रांसफर टू P&L। अब मैं इसके अंदर भी ऐसे दिखाऊंगा कि जो क्लेम मिल गया उसका यहाँ पे बैंक लिख देंगे हम, ठीक है, या फिर अगर कंसाइनी ने इंश्योरेंस ले रखा है तो कंसाइनी का नाम लिख देंगे, क्योंकि कंसाइनी से वो पैसा लेंगे, और क्लेम का अमाउंट डाल देंगे 36,000, नहीं 35,000 था ना, और 11,000 का नुकसान हो गया, वो नुकसान हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, तो जो काम मैंने यहाँ लॉस बाय फायर किया वो मैंने इसको लॉस बाय फायर लिख दिया यहाँ पे P&L में, क्योंकि सीधे सीधे प्रॉफिट से ट्रांसफर होगा 11,000। जो क्लेम मिला 10,000 का, वो क्लेम देखो 2 लोगों को मिल सकता है, या तो कंसाइनर ने इंश्योरेंस ले रखा है तो कंसाइनर को सीधे सीधे मिल जाएगा, या कंसाइनर ने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो कंसाइनर को मिलेगा, जिसने भी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया हुआ है उसको क्लेम मिल जाएगा। अगर कंसाइनर ने ले रखा है तो बैंक लिख देंगे हम, और अगर कंसाइनी ने ले रखा है तो हम कंसाइनी लिख देंगे, क्योंकि ये पैसा हम कंसाइनी से मांगेंगे, फिर जैसे सेल का पैसा मांगेंगे वैसे इसका भी पैसा मांगेंगे, और अगर डायरेक्टली हमें मिल गया, हम कौन, कंसाइनर, तो बैंक लिख देंगे। क्योंकि हम अपने खर्चे कैश में लिखते हैं तो अपने पास जो इनकम आ रही डायरेक्टली वो बैंक से या कैश से लिखेंगे, जो कंसाइनी के नाम से आ रहा है खर्चा कंसाइनी के नाम से डालते हैं, जो सेल कंसाइनी कर रहा है कंसाइनी के नाम से लिखते हैं ना, ये भी कंसाइनी एक तरीके से सेल करी, इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया बस। ठीक, चलो तो अपने पास तुम ये कॉपी कर लो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो चेंजेस हैं वो छोटे छोटे से लिख लो यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आएगा कंसाइनी का अमाउंट जो सेल्स का होता है, एक और आ सकता है कंसाइनी का अमाउंट, या फिर बैंक आ सकता है किस अमाउंट से, जो भी इंश्योरेंस क्लेम है उसके नाम से।
और जितना भी लॉस रिकवर नहीं हुआ उसको डाल दोगे P&L अकाउंट में। जो लॉस रिकवर नहीं हो पाया। कर लिया? आ जाओ, अब हम अपने पास सवाल शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था, अब आओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखो क्या कर रहा है। रानी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 ईच टू वानी हर एजेंट ऑन 1 जनवरी। रानी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। रानी ने ये सारे खर्चे करे, क्या? कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस। रानी कौन है? कंसाइनर। आगे क्या कह रहा है? वानी रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। भिजवाए कितने रेडियो सेट थे? 1000 रेडियो सेट भिजवाए थे। पहुंचे कितने? डिलीवरी मिली 950 की, यानी कि 50 कहां गए? एबनॉर्मल लॉस। 50 का नॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है, नॉर्मल लॉस क्यों नहीं बोल रहे हो? नॉर्मल लॉस भी तो हमने सीखा है। क्वांटिटी ज्यादा एक तो, और दूसरा सोचो रेडियो सेट कोई इवेपोरेट हो जाता है क्या? या रेडियो सेट एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रांजिट में कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही जी। अरे भाई, रेडियो सेट में कैसा नुकसान हो सकता है? अगर आप रेडियो सेट को ढंग से पैक करो, थर्मोकॉल में रखो, सब कुछ करो, तो रेडियो सेट आपका नुकसान कभी हो नहीं सकता। तो फिर यहां पे आप रेडियो सेट्स में लॉस, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अकाउंट सेल्स सब्सिक्वेंटली रिवील्ड दैट 750 सेट वर सोल्ड फॉर 9 लाख and Vani's expenses were 3000 for carriage and 7500 for custom duty. She is also entitled to commission at 6% on sales. Rani could get only 35,000. देखो 35,000 नहीं मिला, किससे? From the insurance company for the lost radio set. किसको मिला? रानी कौन है? कंसाई नर। ये नर है हमारा, फीमेल मेल है ना। बताओ, अगर कंसाइनर को पैसा मिल रहा है तो हम किस नाम से लिखेंगे पैसा क्लेम का? बैंक या कैश, कुछ भी। कंसाइनी को मिलता तो कंसाइनी के नाम से, ठीक है। प्रिपेयर कह रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वानीज अकाउंट इन रानीज बुक्स। ओके जी, चलो जी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले बनेगा एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया, और एक बनाओ वानी। चलो जी शुरू करते हैं। तो कह रहा है रानी ने 1000 रेडियो सेट भिजवाए जिनकी कॉस्ट थी 900 ईच। तो डाल दो GSOC। 1000 रेडियो सेट, उनकी कॉस्ट है 900, तो ये हो गया 9 लाख। आगे, रानी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। रानी के खर्चे किस नाम से? कैश। तो लिखो कैश अकाउंट और कैरेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कैरेज,
फ्रेट और इंश्योरेंस। 6,500, 9,000, 32,50। 6,500, 9,000, 32,50। आगे फिर उसने क्या बोला, वानी रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। चलो इसको तो कर लेंगे बाद में। अकाउंट सेल्स रिवील्ड दैट 750 सेट वर सोल्ड फॉर 9 lakhs। 750 रेडियो सेट वानी ने बेच डाले। कहाँ लिखे और किस नाम से? क्रेडिट साइड पे वानी के नाम से, तो यहां लिखो वानी 9 लाख। कंसाइनमेंट में क्रेडिट हुआ वानी, तो वानी में डेबिट हो जाएगा कंसाइनमेंट 9 लाख। आगे वानीज एक्सपेंसेस वर 3,000 फॉर कैरेज, 7,500 फॉर कस्टम ड्यूटी। ओके जी, तो वानी के खर्चे लिखो। कैरेज और कस्टम ड्यूटी। कैरेज कितना था याद है? 3,000 है, 7,500? एक बार देख लूंगा मैं, मुझे जितना तो याद आ रहा है वो ये है। हाँ, 3,000 कैरेज का है, कस्टम ड्यूटी का 7,500। तो कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ वानी, वानी में क्रेडिट कर दो कंसाइनमेंट 10,500। यहां पे खर्चों को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं होती। आगे शी इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कमीशन एट 6% ऑन सेल्स। तो सेल्स का सीधा सीधा 6%। तो 9 लाख की सेल्स, 9 लाख का 6% कितना? 54,000। 9 6 54 नहीं होता, कैलकुलेटर पे करना पड़ता तुम लोगों को। हाँ, 6 के टेबल भी नहीं आता, 9 के टेबल भी आता, ना लाइक उसमें भी गलती करेगा। तो कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ वानी कमीशन से, तो वानी में क्रेडिट कर दो कंसाइनमेंट 54,000। अगला, रानी कुड गेट ओनली 35,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस्ट रेडियो सेट, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वानीज अकाउंट। चलो जी, तो 35,000 रुपये ही मिल पाए। अब भिजवाए हमने थे 1,000 रेडियो सेट, 950 डिलीवर हुए और 750 उसमें से बिक गए। पहला सवाल मेरा तुम लोगों से ये है कि जो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ये एबनॉर्मल लॉस गोडाउन पे हुआ है या ये ट्रांजिट में हुआ है? ट्रांजिट में, क्योंकि जब भिजवाए उसी में गायब हो गए, 50 तो पहुंचे ही नहीं, डिलीवरी 950 की ही मिली, तो ये लॉस हुआ ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो आओ इसी कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस। अगर लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट है तो कितने आइटम्स लिखेंगे हम, 2 या 3? 2। अब ध्यान रखना एक बात, हमेशा एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। एबनॉर्मल लॉस कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलेगा या आईपी पे नहीं निकलेगा। तो प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। तो कितने रेडियो सेट खराब हुए? 50। एक की कॉस्ट कितनी थी? 900, तो 45,000 हो गया ये, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? कंसाइनर के खर्चे हैं ये रे, ऐड कर दो, 13,500, 18,750। तो 18,750 कंसाइनर ने खर्चा किया था। ये कितने रेडियो सेट पे था? 1,000 पे था। तो एक पे कितना इससे निकल जाएगा? तो भाई 50 पे कितना? तो 938 ले लो, 937.5 आ रहा है, 938 ले लो, 45, 938
ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस। इसमें से माइनस कर दो इंश्योरेंस क्लेम, वो सवाल ने बताया 35,000 रुपये मिल चुका है, तो लॉस हुआ हमारा 10,938, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे टू P&L। करें, कर ले कॉपी, आ जाओ। तो कंसाइनर को डायरेक्टली पैसा मिल गया था 35,000, रानी को मिल गया था ना, तो यहां किस नाम से लिखें? बैंक। 35,000 और बाकी का P&L अकाउंट, जो लॉस हो गया 10,938। ठीक, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान होगा हमारे पास? कितने रेडियो सेट क्लोजिंग स्टॉक में होंगे? 200। 1000 भिजवाए थे, 50 तो नुकसान हो गया, तो बचे 950, और सवाल ने बोलता 750 बेच दिए, तो बचे 200। आ जाओ, प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, तो 200 रेडियो सेट्स बच रहे हैं और एक की कॉस्ट थी 900, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। हमने निकाला था कंसाइनर के खर्चे थे 18,750, 1000 पे थे, तो जो 200 पे है उस पे कितने? 3750, प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के सारे ही खर्चे डायरेक्ट थे 10,500, ये 1000 पे किए थे, बिल्कुल ठीक। यहां 1000 लिख के काट दो, क्योंकि उसने ये 10,500 1000 रेडियो सेट पे नहीं किए, उसको मिले 950 ही हैं, तो वो ये सारे खर्चे 950 पे करेगा। 1000 लिख के काट दो, मैंने जानबूझ के लिखा है, तो नीचे लिखो 950, और नीचे ना ये हाथ बना दो इंपॉर्टेंट वाला। बताओ 200 पे कितना? 2210, तो निकालना टोटल कितना आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 185,960, क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा। डाल दो इसको यहां पे। इसके अंदर लोड है? नहीं, स्टॉक हमने कॉस्ट पे लिखा है, तो लोड कैसे आ सकता है? चलो निकालो अपने पास प्रॉफिट और डाल दो जनरल P&L में। सर हमेशा से प्रॉफिट ही आता है क्या, लॉस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। लॉस आएगा तो डेबिट साइड की जगह पे क्रेडिट साइड पे लिख देना। बचा हुआ पैसा भिजवाया नहीं भिजवाया? नहीं, बचे हुए पैसे की कुछ बात नहीं बताई, तो ये बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आ जाएगा।
835 500 इसका बैलेंस क्या डाउन आ रहा है मेरा तो, और पीएल कितना आ रहा है, कितना आया 148648, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या हो गया, हुआ नहीं क्या तुम लोगों का, बैलेंस क्या डाउन डाल दिया, 835 500 आ रहा है, क्या नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या कह रहा है, द फिलिप्स रेडियो कंपनी लिमिटेड ऑफ मुंबई dispatched 1000 transistor set costing 60 each to Radio House, Delhi on 20 January 2014. The following expenses were incurred by the consignor: freight, cartage, insurance. The pro forma invoice to the agents was 90,000 and the remuneration was fixed at 5% on the gross sale proceeds. तो कह रहा है हमने क्या किया, 1000 ट्रांजिस्टर भिजवाए जिनकी कॉस्ट थी 60 ईच, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 60,000। अब उसने क्या बोला, द प्रोफॉर्मा इनवॉइस टू द एजेंट्स वाज 90,000, तो ये क्या है 90,000, क्या है ये इनवॉइस प्राइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस टू द एजेंट्स, बोला था ना जो डॉक्यूमेंट भेजता है कंसाइनर, कंसाइनर को उसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस पे जो प्राइस लिखी थी वो थी 90,000, तो यानी कि इनवॉइस प्राइस होगी, लोड कितना हुआ 30,000। चलो आगे, तो कह रहा है प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस वाज 90,000 एंड द रेम्यूनरेशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑन द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ये क्या है 5%, नहीं है क्या, ये कमीशन है, यहां पे वर्ड रेम्यूनरेशन लिखा है, रेम्यूनरेशन का मतलब यहां पे कमीशन है। आगे, द एजेंट्स एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 20,000 ड्रॉन ऑन देम एज एडवांस्ड। यहां पे जब एजेंट की बात की जा रही है तो एजेंट से मतलब यहां पे कंसाइनी, तो कंसाइनी ने एक 20,000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया। 15 फरवरी पे 100 सेट वर स्टोलन, 100 सेट वर स्टोलन, 900 वॉज रिसीव बाय द कंसाइनर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो कंसाइनर ने रिसीव किया, ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 14, देखो कैसे पता चला कि कंसाइनर ने रिसीव किया, एक तो इंश्योरेंस ही किसने पे किया है, कंसाइनर ने, तो अगर इंश्योरेंस खर्चा कंसाइनर ने पे किया है तो उसी को मिलेगा क्लेम। On 31st March 14, the consignor company received an account sales from the agents as under: sale proceeds of 600 set 60,000 less octroi, carriage, warehousing and insurance, sales expenses and agents। वैसे इंश्योरेंस इसने भी ले रखा है, बट उसने भी ले रखा है, सवाल ने खुद बताया कि अमाउंट रिसीव हुआ कंसाइनर को, तो हम कैश या बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो सेल तो उसने करा 60,000 रुपये में, उसने उसमें अपने खर्चे और कमीशन काट ली, बच जाता है इतना। रेडियो हाउस रेमिटेड अ बैंक ड्राफ्ट पेबल एट मुंबई फॉर द बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ द बिल ऑलरेडी एक्सेप्टेड। तो ये 450 बचते थे, इसमें से उसने क्या किया, जो 20,000 रुपये का बिल उस पर ड्रॉ हुआ था वो माइनस कर दिया, बचे हुए का पैसा उसने भिजवा दिया। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ रेडियो हाउस इन द बुक्स ऑफ फिलिप्स रेडियो कंपनी। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन 18, कंसाइनमेंट अकाउंट।
एक तो हो गया कंसाइनमेंट, दूसरा है हमारा कंसाइनी का नाम क्या है भाई? रेडियो हाउस। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने आइडेंटिफाई किया था कि 60,000 का माल था, भिजवाया कितने में था? हैं? 1000 को 60 में भिजवाया था, ये तो कॉस्ट है। भिजवाया किस प्राइस पे था? कॉस्ट प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस कितनी है? 90,000। इसके अंदर लोड कितना है? 30,000। आगे कह रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द कंसाइनर, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस। डालो जी। फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस। लिख दिया। आगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस टू द रेंज ऑफ 90,000 एंड कमीशन या रेमिशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑफ द ग्रॉस सेल। ठीक है, जब कमीशन लिखेंगे तब देखेंगे। एजेंट्स एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 20,000 ड्रॉन ऑन देम एज एडवांस। तो एजेंट ने 20,000 रुपये का बिल एक्सेप्ट की जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया। क्या करे इसका? कंसाइनर के लिए बिल रिसीवेबल हो गया। बस आगे इतना ही है काम है। क्या करें इसका? कंसाइनी के क्रेडिट साइड पे आएगा, किस नाम से? बिल्स रिसीवेबल के नाम से 20,000। आगे फिर क्या कह रहा है? ऑन 15 फरवरी 100 सेट वर स्टोलन। 100 सेट चोरी हो गए और 900 ही रिसीव हुए कंसाइनर को फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो 100 सेट चोरी हुए। अब बताओ ये चोरी जो हुई गोदाम पे हुई या ट्रांजिट में हुई? बताओ जी। है 100 सेट चोरी हुए, जल्दी बोलो। गोडाउन पे हुए, क्यों? सारी कैसे पता? प्राइस से। लिखा नहीं है यहाँ पे। तो डिस्पैच हुए, तो डिस्पैच मतलब निकलेंगे 1000, रास्ते में तो 100 चोरी हो सकते हैं। ट्रेन से जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है? तो फिर तुम कैसे मान रहे हो कि उसमें है, ट्रांजिट में नहीं है? कैसे लिखा होता? क्यों? सामान ट्रेन से जब जाता है तो ट्रेन से चोरी नहीं हो सकता क्या? तो फिर 100 ट्रांजिट तो वहां पे भी चोरी हो सकते हैं। नालायको, ये ट्रांजिट का नहीं है, ये है गोदाउन का ही। बट तुम जो आइडेंटिफाई कर रहे हो वो गलत तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये सामान भिजवाया किस तारीख पे था? 1000 ट्रांजिस्टर कब भिजवाए थे? 20 जनवरी पे। और कब उसको चोरी की बात की जा रही है? 15 फरवरी को। क्या 20 जनवरी से 15 फरवरी ट्रांजिट हो सकती है इतनी लंबी? अमेरिका भी पहुंच जाएगा तुम्हें तो सामान।
तो 20 जनवरी से 15 फरवरी यानी कि 1 महीने तक ऑलमोस्ट सामान ट्रांजिट में नहीं हो सकता। ये सामान हुआ चोरी गोदाम पे, तो 100 सेट चोरी हुए हैं। चलो जी निकालें इसकी कैलकुलेशन। तो मैंने बताया एबनॉर्मल लॉस हमेशा किस प्राइस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, 60 रुपये। तो 100 सेट की कॉस्ट हो गई 60,000, है ना? नहीं 60,000 डलवाओ, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चे कितने थे, 1050। कितने रेडियो सेट पे, ट्रांजिस्टर पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना, प्लस ये लॉस गोदाम पे हुआ है तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव कंसाइनी भी आएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितने हुए जी, कंसाइनी के खर्चे अभी तक हम लिखे नहीं है, नीचे हैं। बताओ इनमें से कौन सा डायरेक्ट है, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, बस। तो ये हो गए 10,500। कितने ट्रांजिस्टर पे है ये कितने ट्रांजिस्टर पे खर्चा किया, टोटल जितने भिजवाते, तू जो 600 बोल रही थी अभी, 1000 पे। इस बार अब नॉर्मल लॉस माइनस मत कर देना, क्योंकि ये उसके पास पहुंचने पे खर्चा कर चुका है, बाद में नुकसान हुआ है। पिछले क्वेश्चन में पहुंचे ही नहीं थे तो खर्चा ही नहीं कर पाया उनके ऊपर। तो आई थिंक ये 7155 आ रहा होगा, एबनॉर्मल लॉस 7155। इसमें से माइनस कर दो क्लेम। तुम देखो इसकी किस्मत, 7155 का नुकसान हो गया इस आदमी का, क्लेम मिल रहा है सिर्फ 900 रुपये का ही। तो 6255 ट्रांसफर टू पिन हो जाएगा। कर लिया? डालो इसको। कंसाइनर को पैसा मिल चुका है तो कैश या बैंक में से कुछ भी लिख दो। 900 रुपये उसको मिल गए, बाकी का पीएन में चला जाएगा। आगे कह रहा हूँ 31 मार्च 14 द कंसाइनर रिसीव्ड अन अकाउंट सेल्स। तो क्या लिख रहा है, सेल प्रोसीजर 600 सेट उसने 60,000 में बेच दिए। तो डालो जी वानी, नहीं रेडियो हाउस है ना, ये मैंने वानी पीछे वाला लिख दिया। रेडियो हाउस जो हमारा कंसाइनी है उसने 60,000 की सेल कर दी। कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो रहा है, रेडियो हाउस आगे क्या बोल रहा है, लेस ऑक्ट्रॉय, लेस कैरेज, लेस वेरिएशन, लेस एक्सपेंसेस, कमीशन, सब दे दिया। कमीशन जो मैंने निकालना था वो खुद ही निकाल के दे दिया, वैसे निकाल लोगे तब भी आ जाएगा। 5% किस पे, ग्रॉस सेल। ग्रॉस से मतलब टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितनी है, 60 जगह 5% कितना, 3,000, और वो यहाँ लिखा हुआ है। तो कंसाइनी के खर्चे किस नाम से, कंसाइनी के ही नाम से। तो आओ जी यहाँ पे रेडियो हाउस लिखो,
कंसाइनमेंट में डेबिट और सारे खर्चे लिखते चले जाओ। ऑक्ट्रॉय कैरेज वेयर हाउसिंग, सेल्स एक्सपेंसेस कमीशन, $10,000, 500, 450, 600, 10,000, 500, 450, 600 और 3,000। टोटल करना कितना है ये? 13, 14, 100, 14,550 आ रहा है शायद। 14,550 टोटल आ रहा है। तो कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ रेडियो हाउस, और रेडियो हाउस में क्रेडिट कर दो कंसाइनमेंट। $14,550। नेट प्रोसीड्स कह रहा है इतने बनते हैं, ठीक है। उसने बोला था कि जो बचे हुए पैसे हैं बिल डिडक्ट करने के बाद उसने बैंक ड्राफ्ट से भिजवा दिए, यानी कि अब बीआर माइनस करने के बाद अब जो पैसा बच रहा है उतने का उसने पैसा भिजवा दिया, यानी कि आ जाएगा बैंक में। तो 60 - 20 40, 40 - 14 26, और ये हो जाएगा 25,450। कर लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक में बताना कितने रेडियो सेट होंगे। क्लोजिंग स्टॉक में कितने रेडियो सेट होंगे, जल्दी बताओ, तुम बताओ कितने भेजे थे? 600 भेजे थे, फिर भेजे 1000 थे, चोरी कितने हो गए? 100, बचे कितने? 900। 900 में से बिक कितने गए? क्या? 300 बचेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक में 300 आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो प्रोपोर्शनेट इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। तो जो हमने गुड्स भिजवाए थे उनकी देखो आईपी कितनी थी? 90,000। 90,000 में कितने ट्रांजिस्टर थे? 1000। तो एक की आईपी कितनी हुई? 90 रुपए। यहां तो एक क्लियर है ना, 90,000 में भिजवाए 1000 ट्रांजिस्टर, तो एक की आईपी होगी 90। तो क्लोज स्टॉक में कितने हैं? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 90,000 जो है ये 1000 की है, तो 300 की कितनी? 27,000 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? 1050। कितने ट्रांजिस्टर पे? 1000 पे। तो 300 पे कितना? आई थिंक 315 आ जाना चाहिए, चेक करना आ रहा है। प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 10,500 के खर्चे थे 1000 ट्रांजिस्टर पे,
तो 300 पे कितना, तो यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 30,455 आ रहा है क्या, 465, 30,465, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। डाल दो, $30,465। क्या इसमें लोड है? है, तो वो लोड हम इधर उतारेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। लोड एक ट्रांजिस्टर पे कितने का था? 30 रुपए का। कैसे निकाला 30 रुपए? एक की कॉस्ट प्राइस है 60 रुपए, आईपी अभी निकाली थी हमने 90 रुपए, यानी कि एक पे 30 रुपए का लोड है। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं 300, तो उस पे कितना, 9,000। तो कंसाइनमेंट में हमने ये भी डाल दिया, बचा हुआ बैंक हमने भिजवा दिया। अब निकालो यहां से प्रॉफिट, जनरल P&L बैलेंसिंग फिगर। सर ये जो इसमें लॉस हुआ था वो उसमें हुआ था, क्या कहते हैं, गोडाउन पे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी नहीं लिखेंगे या बैंक ही लिखेंगे? क्वेश्चन ने खुद बताया कि अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय द कंसाइनर। अगर नहीं लिखा होता तो कंसाइनी लिखते, तो कंसाइनी लिखते, अभी पर उसने स्पेसिफिकली खुद बताया है, ठीक है। इसलिए 13,020। चेक कर लो सभी लोग। आ रहा है? इसका टोटल बताओगे मुझे कितना आ रहा है? ये मैं यहाँ लिख दूँ टोटल, यहाँ नीचे वाला 1146। अरे नालायक, वन 127620। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये हमारे दोनों बेस्ड हो गए ऑन एबनॉर्मल लॉस। इससे पहले वाला हमने नॉर्मल लॉस किया था। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हमने याद करो क्या किया था। सिंपली हम क्या करते थे नॉर्मल लॉस में कि हम जब भी लिखते थे क्लोज स्टॉक की कैलकुलेशन, तो हम चाहे कॉस्ट प्राइस लिखते थे, हम क्या करते थे, मान लो 1 लाख का खर्चा है, हम उसको डिवाइड करते थे क्लोजिंग जो गुड्स भिजवाए थे माइनस नॉर्मल लॉस। मान लो अगर 10,000 भिजवाए थे, 100 का नॉर्मल लॉस था, तो डिवाइड करते थे 9,900 से। कॉस्ट प्राइस को भी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर को भी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी को भी, सभी को 9,900 से डिवाइड करते थे। हम यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी। बट जब बात आती है एबनॉर्मल लॉस की, तो एबनॉर्मल लॉस में यही तो किया था हमने 17, हाँ। तो एबनॉर्मल लॉस में अगर क्लोज स्टॉक निकालोगे तो इसके अंदर माइनस नहीं करोगे जो लॉस का अमाउंट है। अगर इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ नॉर्मल लॉस भी होता तो वो नॉर्मल लॉस इसके कैलकुलेशन में माइनस कर सकते थे, बट यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस ही था। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस है तो ये जितने गुड्स भिजवाए हैं उतने पे दिखेगा, लॉस माइनस करके नहीं दिखेगा। सर ये दिख तो रहा है, ये वो नहीं है,
ये बेसिकली बात आ रही है कि उसको खर्चे कितनों पे किए उसने, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये किया, क्योंकि उसके पास पहुंचे ही 950 थे वानी के पास, इसलिए 950 से डिवाइड किया है, इसमें लॉस इसलिए माइनस किया है। यहाँ पे देखो नहीं किया, अगर ये नॉर्मल लॉस वाला सवाल होता ना तो 50 इसमें से भी माइनस होता, 50 इसमें से भी माइनस होता, ठीक है, यानी कि 1000 ये 950 लिखते और यहाँ पे भी 950 लिखते अगर ये नॉर्मल लॉस होता, बट क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस 1000 से लिखा जाएगा, सॉरी एबनॉर्मल लॉस इसमें से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ नहीं किया, देखो यहाँ नहीं किया, यहाँ तक कि एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में भी नहीं किया, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में भी 1000 से डिवाइड किया जितने ट्रांजिस्टर भिजवाए गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें ये आइडेंटिफाई हो कि कब माइनस होगा और कब माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19th और 20th, मैं इन दोनों में से 20-21 हमारे 3 सवाल बच रहे हैं, 20-21 में से तो एक क्वेश्चन ही हम क्लास में करेंगे, क्वेश्चन होमवर्क जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19th जो है ये एक ऐसा सवाल है जिसमें नॉर्मल लॉस भी है एबनॉर्मल लॉस भी है, दोनों है। मैं ये तभी करवाऊंगा जब तुम्हारे को दोनों कॉन्सेप्ट्स पहले ढंग से क्लियर हो जाएंगे, तो इसको अब अभी हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तुम्हारा अभी के लिए काम क्या है, घर जाना है और तुम्हें 3-4 सवाल प्रैक्टिस करने हैं अपने हाथ से दोबारा, नहीं तो भूल जाओ कि ये वाला अगला सवाल तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये 4 सवाल तुम्हें होमवर्क में करने हैं। सर हमने कर तो लिए, हाँ मुझे पता तुमने कर लिए हैं, बट एग्जाम में मान के चलो कि जो तुमने करा है ये नहीं आने वाला, क्या आने वाला एग्जाम में, ये 19वां सवाल आने वाला जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों है। तो तुम्हें ये चारों जब तक पूरी तरह हाथों पे नहीं होंगे तब तक मैं ये कर दूं, तुम आज हाँ कर दोगे कि हमें आ गया, कल नहीं आएगा जब अपने आप लेके बैठोगे। तो इसलिए पहले घर जाना है, 3-4 ही सवाल क्वेश्चंस हाथ से खुद से करने हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 पिक करेंगे, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अगली क्लास से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 19th और 20th में 3 सवाल बच रहे हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क जाएगा और 2 क्वेश्चन अपने पास क्लास से कंप्लीट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। बताओ आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कोई चीज़ पूछे तो बोलो, नहीं, चलो जी, तो आज फिर इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय।